नमस्कार दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने सर से बात करी कैसे ऑपरेशन के बारे में, कैसे अनफॉर्चुनेट इवेंट के बारे में जिसने ना सिवाय एक पर्टिकुलर स्टेट को बल्कि उस समय की मौजूदा सरकार को, पूरे भारत को, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तक को हिला के रख दिया। दोस्तों हम बात करेंगे आज ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें सिख मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल, जिसे हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, काफी धार्मिक स्थल है हमारे, ना कि हमारे सिख गुरु सिख जनों का, बल्कि हमारे हिंदुइज्म में भी काफी पवित्र माना गया है। तो उस जगह पे जब मिलिटेंट्स आ जाते हैं एंड 5 दिन का एक लॉन्ग ऑपरेशन चला, तो कैसे उस चीज में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, हमारी इंडियन आर्मी ने एंड गवर्नमेंट के क्या क्या फैसले थे लिए गए इन 5 दिनों में एंड कैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल साबित हुआ। इस एपिसोड की सबसे खास बात यह है कि इस ऑपरेशन से रिलेटेड काफी एक्सक्लूसिव इमेजेस हमारे पास हैं, जो कि इस वीडियो में आप सबको हम दिखाएंगे। तो हम इस वीडियो में जो हिस्टोरिकल फैक्ट, हम सिर्फ उन्हीं चीज को डिस्कस करेंगे। हमारी भावना किसी भी धर्म, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की आइडेंटिटी को ऐसे ठेस पहुंचाना नहीं है एंड हम चाहेंगे आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड इतने गुड इवनिंग सर। सर जून 1984 को पंजाब अमृतसर में एक काफी ब्रूटल इंसिडेंट हुआ, जिसमें गोल्डन टेम्पल, जिसे हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, काफी पवित्र स्थल माना जाता है सिख धर्म में। तो लाखों हमारे सिख भाई बहन देश के कोने कोने से उसको विजिट करने आए, अपनी प्रेयर्स ऑफर करने आए एंड वहां पे उन्होंने देखा उस पूरे मंदिर प्रेमाइसेस को एज अ बेस कैंप की तरह यूज करा। तो क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, कौन कौन इसमें लोग शामिल थे एंड सीबीआई के पास जब ये केस आया, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि सीबीआई के पास कोई टेररिज्म से रिलेटेड केस सीबीआई को मिला। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा कोई इवेंट हो चुका है, तो क्या आपका रिएक्शन था, क्या आपने तफ्तीश इसमें शामिल, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर बेस्ड, इस पर हमला जो हुआ और हमले के बाद स्वर्ण मंदिर का जो चेहरा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत दुख देता है। ये हुआ, ये मामला, ये प्रश्न वाजिब है। आपको बताऊं मैं, खालिस्तान एक डिमांड पनप रही थी भारत में जब से इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, और कुछ लोगों ने कहा और सोचा ये एक सिखों के लिए भी खालिस्तान बनना चाहिए। पर सिख और हिंदू अलग नहीं है। हिंदू सिख धर्म में विश्वास करते हैं, बहुत फैमिलीज में एक लड़का सिख, हिंदूज भी एक लड़के को सिख बनाते हैं। तो ये डिमांड कभी मिट नहीं हुई, पर ये पनपने लगा और देश के बाहर ज्यादा इसके बारे में चर्चा। तो ये डिमांड जब वायलेंट हो गया, दर्दनाक हुआ सबके लिए, तब सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए इन आतंकवादियों को रोकने, और रोकते ये हो गया, ये एक ग्रुप में कट शॉर्ट कर रहा हूँ, एक ग्रुप 1978 के आसपास संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के अंडर बना, जिसने वायलेंट मींस यूज करने लगी, गोली चलाना, धमकाना, मारना, ये सब शुरू कर दिया। और सिखों का डिमांड खालिस्तान को एक पीसफुल डिमांड से एक वायलेंट डिमांड कर दिया। धीरे धीरे उनका वायलेंस जैसे होता है ग्रो करता रहा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रेजेंस स्वर्ण मंदिर में एस्टेब्लिश कर 1978 के आसपास उन्होंने शुरू किया, और सरकार भी उनके डिमांड से दबती गई। धीरे धीरे स्वर्ण मंदिर में उनका ही ग्रोथ इतनी बड़ी तरह से हो गया कि बाहर के फोर्सेस का कोई कंट्रोल स्वर्ण मंदिर पर नहीं रहा। ये करीब 1978 से शुरू हो गया एंड 1983 तक उनका पूरा कंट्रोल स्वर्ण मंदिर पर हो गया था। तो हमारे जो डीआईजी जलंधर रेंज थे अवतार सिंह अटवाल, उनके एरिया में अमृतसर पड़ता था और उन्होंने इसके बारे में बार बार जानने की कोशिश की। उनकी ड्यूटी भी बनती थी, कोशिश भी करते थे, और उनका जाना आना था, उनके सोर्सेज इनसाइड द टेम्पल हो गए थे। ये जब उन लोगों को पता लग गया, आतंकवादियों को पता लगा, तो उन्होंने उनको 25 अप्रैल 1983 में जब वो पहुंचे वहां पर, उनकी गोली मार के हत्या। इसके बाद टेम्पल बिल्कुल एक अलग एरिया बन गया, सिर्फ आतंकवादियों का राज वहां शुरू, और सरकार ने ये ठीक किया, तय कर लिया कि इनको खदेड़ के बाहर निकालना है। तो इसकी तैयारी शुरू हो गई और 5 जून 1984 में इनको बाहर निकालने का आर्मी ऑपरेशन शुरू हो गया। ये ऑपरेशन 9th इन्फेंट्री ब्रिगेड, जो मेरठ में जिसका हेडक्वार्टर्स था और जिसके कमांडर थे मेजर जनरल के.एस. बरार, इनके इंचार्ज दिया गया, और उनकी एक ब्रिगेड, डिवीजन की एक ब्रिगेड जो अमृतसर बेस थी और ब्रिगेडियर राव के अंडर थी, उसको मोर्चा संभालने के लिए आदेश। तो 5 जून को उनको ऑपरेशन शुरू करना था और उसके लिए उन्होंने तैयारी की 3 जून के पहले से। पहले तो 150 इन्फेंट्री ब्रिगेड विच इज पार्ट ऑफ द 9th इन्फेंट्री डिवीजन वहां पहुंची, उसके साथ ब्रिगेडियर राव पहुंचे वहां पर, और
और आर्मी के यूनिट्स जो कुछ लड़ने के लिए तैयार थे और कुछ रिजर्व फोर्सेस थे वो भी ले गए। तो पहले तो ब्रिगेडियर राव और जनरल बरार ने उस जगह का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके उन्होंने देखा कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उस पर मिलिटेंट ग्रुप्स आतंकवादियों ने अपना मोर्चा रख दिया है और जो जगह जगह आर्चेस थी टेम्पल के अंदर उनको बंद कर दिया है। उन्होंने पोजीशन ले ली। उनके पास इंटेलिजेंस की खबर थी कि उनके पास एलएमजी थी, ऑटोमेटिक पिस्टल्स थे, कार्बाइन्स थे, हैंड ग्रेनेड्स थे, एंटी टैंक वेपन्स थे, बहुत खतरनाक वेपन्स उनके कब्जे में ऑलरेडी आ गए थे। ये आर्मी के पास पंजाब इंटेलिजेंस ने खबर दे दी। अब उन्होंने तय किया कि हम लोग 3 जगह से इन पर हमला करेंगे। एक तो सामने से ईस्टर्न गेट से जो एकदम ओपनिंग होती है टेम्पल की, दूसरी जलियांवाला बाग जो है उसके तरफ से ओपनिंग है उस जगह से, और थर्ड नॉर्दर्न गेट की तरफ से हमला करेंगे और हमला करके तीनों ग्रुप एक साथ परिक्रमा पर मीट करेंगे और उसके बाद अकाल तख्त को कब्जा में करेंगे, क्योंकि अकाल तख्त के अंदर ही झिंझनवाला और अपनी फोर्सेस बैठी हुई जो कमांड कर रही थी। ऐसे तो पूरे टेम्पल में वो अपनी जगह प्रेजेंस बना ली और हाई राइज बिल्डिंग जितनी थी उसमें भी उन्होंने कब्जा करके मोर्चा संभाल लिया था। है जिन्होंने जो गन्स वेपन्स जो लगा के रखे थे वो एक्चुअली 8 स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर कर सकते थे, पर एक्चुअली वो कवर सिर्फ कर रहे थे 0.8 स्क्वायर किलोमीटर। पर उन्होंने इतना वेपन्स उनके पास थे, इतने लोग उनके पास थे जो वो अगर चाहते तो 8 स्क्वायर मीटर्स कवर कर। तो आर्मी ने सब संभालने के बाद ये तय किया कि हम लोग 5 तारीख जून 1984 शाम के 7:30 बजे अंदर जाएंगे। तीनों जगह से तीन ग्रुप्स जाएंगी। 26 मद्रास जाएगी, 150 इन्फेंट्री ब्रिगेड जाएगी और 10 गार्ड, तीनों अंडर लेफ्टिनेंट कर्नल्स और ब्रिगेडियर के अंडर हमला करेगी और इन आतंकवादियों को खदेड़ के निकाली। और उन्होंने तय कर लिया था कि इनके पास इतनी फोर्स है, वो ये काम मुश्किल से मुश्किल 1.5 डे लेंगे। शाम को 7:30 बजे घुसेंगे अंदर और दूसरे दिन सुबह तक सारा काम खत्म। पर जो मुठभेड़ जब शुरू हुई देखा गया कि वो लोग ज्यादा है नंबर्स में, उनके पास जो है हथियार थे वो भी बहुत ज्यादा है और हथियार को संभालना भी जानते हैं। और क्योंकि वो हरमिंदर साहब के तरफ से गोलियां चला रही थी और हरमिंदर साहब के ऊपर अटैक करना मना था, तो आर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो रही। तो एक्चुअल ऑपरेशन 5 जून को शुरू हुई 7:30 बजे शाम को और 6 तारीख को खत्म होनी थी। पूर्व 5 तारीख को सारी रात चली, 6 तारीख को चली, 7 तारीख को चली, 8 तारीख को चली, 9 तारीख को चली, 10 तारीख 5 जो ऑपरेशन 1.5 दिन का था वो फुल 5 डेज चला। और हमारे जो कैजुअलिटीज हुए बहुत हुए, उनके तो हुई, आतंकवादियों के तो हुए कैजुअलिटीज, पर हमारे भी बहुत लोग मारे गए। पहले दिन ही 56 ऑफिसर्स मारे गए, ऑफिसर्स एंड मैन मारे गए। उसके बाद दूसरे दिन 22, फिर 9, फिर 7, ऐसे ह्यूज नंबर कैजुअलिटीज होने लगे। फिर भी आर्मी डटी रही और धीरे धीरे 5 दिन के अंदर पूरा टेम्पल का कब्जा करी। तो ये था ब्लू स्टार, इसका नाम दिया था ब्लू स्टार ऑपरेशन। अब ये आर्मी का ऑपरेशन तो खत्म हो गया। इसके बाद जो आतंकवादियों को आर्मी ने घेरा था और पकड़ लिया था, अरेस्ट किया था, इनके बारे में पुलिस एक्शन होना था। तो सरकार ने तय किया कि सीबीआई ये तफ्तीश करे और सीबीआई के लिए ये सबसे मुश्किल और नए तरह का काम होता है। सीबीआई शुरू हुई थी 43 में एज स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और सिर्फ भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए बनी थी और भ्रष्टाचार भी आर्मी एफर्ट्स में। बाय 84 सीबीआई ने इतना नाम कमा लिया था तफ्तीश करने के बारे में। भ्रष्टाचार की तफ्तीश भी कर रही थी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की तफ्तीश भी कर रही थी, यहाँ तक कि एक मर्डर केस दीनदयाल उपाध्याय जो बीजेपी के एमपी थे, उनका जो मर्डर हुआ था इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर, उसके बारे में तफ्तीश कर चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने उचित समझा ये तफ्तीश सीबीआई करेगी और सीबीआई में एक सेल बना जिसका नाम पंजाब सेल ही हो गया, जिसका मैं पहला एसपी बना। मुझे कहा गया ये तफ्तीश आप करनी पड़ेगी, आपके साथ जूनियर एसपीज रहेंगे और डिपार्टमेंट से आईपीएस ऑफिसर्स, स्टेट पुलिस ऑफिसर्स के लोग रहेंगे, अपने सीबीआई के लोग भी रहेंगे और ये तफ्तीश करके जितने आदमियों को आर्मी ने पकड़ा है उनके ईद के बारे में तफ्तीश करना है। और अगर ये सारे आतंकवादी हैं तो इन पर आतंकवादी का चार्ज लेके और कंट्री के अगेंस्ट लड़ाई करने का चार्ज लेके इन पर तफ्तीश करके मुकदमा बनाना है और मुकदमा कोर्ट में जाता है। सर, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में फर्स्ट टाइम जब आपको पता लगा तो कहाँ पर आप पोस्टेड थे, किसके थ्रू, किन ऑफिसर्स के थ्रू आपको ये चीज पता लगी कि इतना बड़ा, इतना ब्रूटल इंसिडेंट अमृतसर पंजाब में हो गया है? एंड इस चीज को लेकर आपका रिएक्शन था, क्या आपको गाइडेंस मिली थी एंड कैसे आप पंजाब की तरफ आए एंड अपनी यूनिट को गाइड करा? मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी। मैं एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट का सीनियर एसपी लगा हुआ और मुझे जब मेरे ज्वाइंट डायरेक्टर इंचार्ज थे उस यूनिट, सीबीआई को कहा गया ये तफ्तीश करनी है और हमने चूज किया आपको
एज इंचार्ज ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, तो मुझे पता लगा जून के महीने में ही, जून 84 में ही, कि मुझे ये तफ्तीश करनी पड़ेगी, मुझे मेरे यूनिट ये तफ्तीश करेगी। मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने ऐसी तफ्तीश कभी की नहीं थी। भ्रष्टाचार की तफ्तीश मैंने की थी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की तफ्तीश मैंने की थी, पर आतंकवादियों के खिलाफ तफ्तीश मैंने नहीं की थी। और ये इतना बड़ा केस था और इसमें मुझे इंसिडेंट्स के डिटेल्स मिल गए तो पता लगा आर्मी ने करीब 1500 आदमी पकड़े और सारे 1500 आर्मी ने कहा ये सारे आतंकवादी हैं और इनको हमने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में पकड़ा है हमारे खिलाफ लड़ाई करते हुए। ये तो आर्मी की बात थी, मुझे तो पूरी चीज की सबूत चाहिए था, मुझे सबूत दिखाना था कि ये आतंकवादी हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ऐसी कोई वारदात हुई गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में, जहाँ पर कहा जा सकता है कि मुठभेड़ हुई आर्मी और आतंकवादियों के साथ। तो पहले तो मैं उस जगह की पूरी निरीक्षण और कैसे वो 10 जून में स्वर्ण मंदिर कैसे लगता था उसके बारे में लोगों को दिखाना पड़ा। मुझे खुद समझना था क्योंकि उससे ही पता लगता था कि कोई वारदात हुई है, कोई लड़ाई हुई है तो लोग समझेंगे आर्मी के साथ मुठभेड़ हुई है, किसकी मुठभेड़ हुई है। फिर आर्मी ने मुझे 1500 लोग करीब दे दिए, ये साले हमने पकड़े हैं टेम्पल के अंदर। लड़ाई बड़ी घमासान लड़ाई हुई थी, बहुत लोग मर गए हैं, आर्मी के लोग मरे हैं, उनके भी लोग मरे हैं। और इन लोगों को हमने पकड़ा है कि किसी लोगों के पास हथियार थे, कोई खालिस्तान जिंदाबाद का डिमांड कर रहे थे और कोई हमको सिर्फ सरेंडर किए हैं। हम समझते हैं ये सारे आतंकवादी हैं, आप इनके खिलाफ सबूत लाइए और कोर्ट को दिखाइए कि ये आतंकवादी हैं और इनका चालान करिए। 2 चार्ज में, एक तो आतंकवाद का चार्ज और एक देश के खिलाफ लड़ाई करने का चार्ज, दोनों में मृत्यु दंड हो सकता है। तो जब इतने आदमी, करीब 1500 आदमी आर्मी ने पकड़ लिए और 1500 को ही आर्मी ने आतंकवादी बताया कोर्ट के सामने, तो जब तक हम सबूत नहीं ला सकते हैं ये आतंकवादी का काम करते थे, कि कहने से उनको आतंकवादी कहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था एक कारण से। 3 जून 1984 में अर्जुन देव का मार्टरडम था, तो उस टाइम में बहुत सिख और हिंदू माथा टेकने के लिए स्वर्ण मंदिर में जाते हैं और ये ऑपरेशन 5 जून को शुरू हुआ। तो बहुत से लोग जो वहां पर पकड़े गए थे वो सिर्फ कह रहे थे कि हम आतंकवादी नहीं है, हम तो माथा टेकने के लिए आए थे। और उस टाइम ये लड़ाई शुरू हो गई और अगर हम हमारे होटल जो आसपास थे वहां से निकलते तो हम पर गोली चलती दोनों तरफ से, आर्मी की तरफ से भी और आतंकवादी की तरफ से। हम निकले नहीं, बार बार आर्मी कह रही थी ये लड़ाई होने वाली है, आप निकल आइए, पर हमको धमकाया जा रहा था अगर आप निकलोगे तो हम आप पर गोली चलाएंगे। तो हम निकले नहीं, हम आतंकवादी नहीं है, ना हमारे पास कोई हथियार है। तो इसके बारे में हमने जब छानबीन की, हमने देखा ये आर्मी ने जब लोगों को पकड़े थे तो उन्होंने एक से उनके लैंग्वेज में सिट्रप कहते हैं, सिचुएशन रिपोर्ट पकड़ने वाली टीम ने ऊपर आगे भेजी थी। तो पढ़ के मैंने देखा करीब 380 लोगों को आर्मी ने पकड़ी थी, ऐसे कहते हुए जो वो अपने आप को आतंकवादी कहते थे, खालिस्तान का डिमांड करते थे, उनके पास हथियार थे। तो फिर मैंने तफ्तीशी अफसर मैंने ये ठीक किया, जो पकड़े गए विद आर्म्स और जो पकड़ने जाने के टाइम और जो खालिस्तान का डिमांड कर रहे थे उन्हीं को हम आतंकवाद कहेंगे, और बाकी लोग जो यूं ही पकड़े गए थे जिनके पास ना हथियार थी, ना वो भागने की कोशिश कर रहे थे, ना उन्होंने गोली चलाई, ना उनके पास रिकॉर्ड जहाँ जिस गांव से आए, जहाँ से आए, अरे में कोई भी ऐसी बात हो जो जहाँ पर से पता लगे ये आतंकवाद है, उनको मैं आतंकवाद नहीं कह सकता हूँ। तो इस बात को लेकर आर्मी जनरल्स के साथ और आर्मी के जो मिनिस्टर साहब थे, डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने बहस किया। उन्होंने कहा जब ये पकड़े गए हैं, ये आतंकवादी हैं, आप इनका चालान करिए, कोर्ट इनको छोड़ देगी अगर चाहे तो। और मैंने ये पोजीशन लिया जब तक मेरे पास सबूत नहीं है मैं कैसे इनको चालान करूं। मैं तो उन्हीं का चालान करूंगा जिनके बारे में आर्मी ने कहा है ये हथियार लेके हमारे पास पकड़े गए हैं, और हथियार जब पकड़े गए हैं तब भी वो लड़ाई कर रहे हैं, और जिनको आर्मी ने बाद में सरेंडर दिखाया है वो उनको हम तभी मांगेंगे टेररिस्ट या आतंकवादी जब उनके पास रिकॉर्ड में कुछ ऐसा मिलेगा। जो है वो सिर्फ दिखाती है ऐसे 380 के आसपास थे, और बाकी जो अब पूरे 1500 लोग आप पकड़े हैं उनके खिलाफ कोई ऐसा चार्ज नहीं है। तो मैंने इस बात पर डटा रहा और अल्टीमेटली मैंने सिर्फ 300
80 लोगों के खिलाफ चार्ज बना के कोर्ट में दे दिया और कोर्ट में हमने प्रूफ दिखाया जो लड़ाई हुई थी। लड़ाई में स्वर्ण मंदिर का इतना बुरा हाल हुआ था, उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस हमने 10 जून से 15 जून तक जो फोटोज ली वहां पर, वो सबूत दिए जो वहां पर बुरी तरह की लड़ाई हुई थी और बहुत गहरा नुकसान स्वर्ण मंदिर का हुआ था। और ये हुआ था क्योंकि गोली दोनों तरफ से चली थी, आर्मी की तरफ से भी गोली चली थी, आतंकवादियों की तरफ से भी गोली चली थी। मैंने ये भी दिखाया आर्मी के कितने अफसर और कितने आदमी मारे गए और आतंकवादियों के कितने अफसर कितने आदमी मारे। आतंकवादियों के साथ जनरल सिंह भिंडरावाला थे, एक एक्स आर्मी के मेजर जनरल सहदेव सिंह थे, वो एक जमाने में बांग्लादेश ऑपरेशन में जनरल थे पर उनको बाद में कोर्ट मार्शल कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो उन्होंने इनको आर्मी ऑपरेशन कैसे करना है सिखाया था और इनका साथ दिया था इस लड़ाई। तो इस तरह मैंने 380 लोगों के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में भेज दिया, पर वो केस चला नहीं क्योंकि बाद में राजीव गांधी लॉन्गोवाल का अकॉर्ड हो गया और उन सब लोगों को छोड़ दिया गया और ये केस कभी कोर्ट में गया ही नहीं। इस ऑपरेशन में आज भी गवर्नमेंट पे काफी सवाल उठते हैं कि गवर्नमेंट ने काफी रैपिड फैसला लिया कि आर्मी यूनिट्स को अंदर भेजा गया। तो आज भी इस चीज पे काफी सवाल उठते हैं कि गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर एक पीस मोड आजमा सकती। तो आपका इस बारे में क्या टेक है? आपको कितना लगता है कि गवर्नमेंट ने कितना सही फैसला था कि आर्मी यूनिट्स को अंदर भेजना एंड चीज कंट्रोल में करना? तो उस पर आपका क्या कहना? आर्मी का टेम्पल में जाना बड़ा एक मुश्किल डिसीजन था। कोई लोग तो कहते हैं कि आर्मी जो अंदर गई और बूट्स और अस्त्र लेके अंदर गई वही एक गलत काम था, पर आर्मी ऑपरेशन तो खाली पैर तो जा नहीं सकती, तो उनको तो अपना तैयारी करके ही जाना पड़ा। दूसरा, जो मंदिर के अंदर गोली चली और मंदिर के जो लोग मारे गए अंदर, इसके बारे में लोगों को बहुत ही दुख हुआ। यहाँ तक कहा जाता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैल सिंह जी जब 11-12 तारीख को खुद मंदिर में पहुंचे थे, उनको बहुत ही दुख हुआ था और बहुत रंज भी हुआ था ये आर्मी गोल्डन टेम्पल में स्वर्ण मंदिर में पहुंच गई है। और मेरे लिए एक बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट था कि एक तो स्वर्ण मंदिर जो मैंने पहले भी देखा था, एक स्वच्छ शांत जगह जहाँ पर जो लोग माथा टेकने के लिए आते थे वो अंदर जाते थे, भक्ति भर से बैठते थे, कीर्तन सुनते थे, गुरु नानक के बारे में सोचते थे। वहाँ पर इस तरह का एक हमला हो, इस तरह की गोली चले, ये सारा टेम्पल में बाहर से और अंदर से गोली की, आदमी सोच ही सकता है कि कैसे गोली की आवाज हुई। और वो जो छेद, गोलियों से जो छेद हुए थे जगह जगह पर, मार्क्स थे गोलियों की, वो देख कर लगता था कि ये तो मंदिर नहीं है, एक जंग करने की जगह हो गई थी। तो एक इमोशनल इफेक्ट तो था ही। और एक तरफ से मैं समझता हूँ कि उनको निकालने की जो डिसीजन थी थ्रू आर्मी, इस पर सरकार को बाद में खेद जरूर हुआ होगा, क्योंकि दूसरे दफे जब एक छोटे गुरुद्वारा में ऐसा ही कुछ हुआ तब हमारे जो आईजीपी साहब थे मिस्टर गिल, बाद में डीजीपी पंजाब भी बने, उन्होंने ये तय किया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं घेराबंदी करूंगा और इनको मैं अंदर जबरदस्ती रखूंगा, बाहर निकलने दूंगा नहीं, तो ये 1 महीने में तंग हो जाएंगे और खुद ही सरेंडर करेंगे। और वो हुआ। शायद आर्मी ये ऑपरेशन भी कर सकती थी या सरकार उस टाइम ये भी कर सकती थी, पर ये शायद उन्होंने सोचा कि ये करने से होगा नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा हथियार भी था और पानी खाने का बंदोबस्त भी था और वो एक तरफ गोली चलाते रहते तो चलता रहता लड़ाई बहुत दिन। और ये आर्मी ने एश्योरेंस दी थी कि 1.5 दिन में खत्म कर देंगे ऑपरेशन। तो ये चीज, इसलिए ये कदम उन्होंने उचित समझा, पर देखा जाता है इन हाइंडसाइट शायद ये कदम नहीं लेते तो अच्छा रहता। सर, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी काफी बड़े इवेंट्स हो चुके, जैसे इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ, उसके बाद सिखों पे हमला हुआ, काफी सिखों को पकड़ के मारा गया, उसके बाद जनरल वैद्या का असैसिनेशन हुआ, बैंक्स की लूट हुई। इस ऑपरेशन के बाद भी टेररिज्म शांत नहीं हुआ, तो कितना सही था ये ऑपरेशन कंडक्ट करना? ये प्रश्न वाजिब है, ये करना भी चाहिए। तो हिस्ट्री को तो हम डिनाई कर नहीं सकते। स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ, स्वर्ण मंदिर से जो आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में थे उनको खत्म कर दिया गया, पर इसका मतलब तो ये नहीं था जैसे आप कह रहे हैं कि आतंकवादी खत्म हो गई। आतंकवादी और बने, और उसके बाद बहुत से आतंकवादी आए और उन्होंने आतंकवादियों को फैलाया। जैसे आप कह रहे हैं, मिसेस गांधी की डेथ हुई, उसके बाद जनरल वैद्या की डेथ हुई, उसके बाद लॉन्गोवाल की अपनी डेथ हुई, उसके बाद बैंक्स लूटे गए, हिंदूज और सिखों में रिलेशनशिप खराब हो गया। तो इसका जवाब इन प्रश्नों से नहीं हल होता है। जवाब इसका ये है, ये स्वर्ण मंदिर में जो कब्जा
आतंकवादियों का हो गया था वो चलने देना नहीं चाहिए। ये अगर मान के चले तो उनको वहां से हटाने के लिए जो भी स्टेप्स पहले लेने चाहिए थे शायद उसमें देर हो गई है, वो गलती हो गई है। पर उस देर के कारण उसे बिल्कुल कोई कोशिश नहीं करना उस चीज को बंद करने का, ये भी तो गलत बात है। तो सरकार ने सब देखकर यह समझा कि पहले तो एक चीज जो हो रही है, स्वर्ण मंदिर के अंदर आतंकवादियों का जो कब्जा है उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। वो खत्म करने के लिए आर्मी का जो इस्तेमाल किया गया शायद वो कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि स्वर्ण मंदिर का जो चेहरा उनके इस लड़ाई के बाद हुई वो लोगों से सह नहीं किया गया। बहुत नाराज हो गए लोग और आतंकवादी बढ़ गया और ज्यादातर के आतंकवाद फैला। पर उसके साथ साथ उसका मुकाबला भी हुआ। उसके पहले मुकाबला नहीं हो रहा, वही बढ़े जा रहे थे और सरकार के तरफ से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इससे ये तो हुआ कि मुकाबला शुरू हो गया। सरकार ने जो और आतंकवादी बने उनको पकड़ने की कोशिश की, उन पर तफ्तीश हुई, बहुत एनकाउंटर्स हुए और धीरे धीरे ये आतंकवादी जो सारे पंजाब को और सारे बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया में अच्छी तरह कब्जा कर लिया था उसको खत्म कर पाए, कम करने लगे और अल्टीमेटली भारत देश से तो ये आतंकवादी खत्म हो गया। पर ये अब भी खत्म नहीं हुआ है, कनाडा में चल रहा है, डिमांड ऑफ खालिस्तान अब भी है। तो ये तो चलेगा पर इसका मुकाबला होने लगा, यही सबसे बड़ी बात है। सर, इस पूरे ऑपरेशन के बाद जो सिख मिलिटेंट्स के लीडर थे संत भिंदरवाल, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि लोग उन्हें टेररिस्ट तो नहीं एक अपनी सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं? आज भी काफी बड़ा वर्ग है जो उन्हें डिफेंड करता है कि हमारे हक के लिए लड़े हैं, हमारे खालिस्तान एक बनना चाहिए था जो पंजाब में अलग एक स्टेट, तो उसके लिए लड़े हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने ये पूरा ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा, उस पर्सन की वर्किंग को देखा कि 77 से वो स्पीचेस देते थे, यूथ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, तो आपका इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत जरनैल सिंह भिंदरवाले एक संत गुरु बन गए थे। खालिस्तान का जो मांग था ये बहुत भारी पड़ने वाला था, मांग बढ़ रहा था। बहुत से लोगों ने तय कर लिया था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन सकता है, एक खालिस्तान भी बन सकता। तो उसकी डिमांड जो पहले पीसफुल थी वो वायलेंट होती रही और सरकार ने उसे संभाला नहीं। तो ये डिमांड शायद अब भी है और आजकल भी जो सिख इंडिया से बाहर है कनाडा में, वो ये डिमांड करते हैं ये सिखों के लिए एक अलग जगह हो। पर सरकार कैसे देश का दोबारा पार्टीशन कैसे होने, पहले पार्टीशन में ही बहुत लोग मरे थे, बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, बहुत गरीब बन गए थे, बहुत नुकसान सबको तरह तरह वजह से हुआ था। तो सरकार ने ये उचित समझा कि खालिस्तान की डिमांड को वायलेंटली तो नहीं होने, और इंडिया का तीसरी पार्टीशन भी ठीक नहीं थी इंडिया के लिए। खालिस्तान एक लैंड लॉक्ड जगह होगी, ना कोई पोर्ट है, ना कोई बॉर्डर है किसी कंट्री के साथ। इंडिया के अंदर ही एक ऐसा कंट्री बन जाए, ये कैसे हो सकता है? देर बहुत हो गई थी, खालिस्तान के नाम पर क्राइम्स बहुत हो रहे थे, गोलियां चल रही थी, असले आ रहे थे और पाकिस्तान उनको मदद कर रहा था। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं रहा, ये एक देश के लिए खतरा भी बन रहा। तो ये डिमांड को पहले रोकना चाहिए था। शायद इसे पहले रोक देते तो ये स्वर्ण मंदिर पर हमला ये शायद की जरूरत नहीं पड़ती। देर जरूर हो गई थी, पर जब देर हो ही गई थी तो और कोई रास्ता नहीं था उनको रोकने का, एक्सेप्ट उनको स्वर्ण मंदिर से निकाला जाए बाहर। वो स्वर्ण मंदिर को अपना बना लिए थे और स्वर्ण मंदिर के ऊपर उनका इतना ज्यादा कब्जा हो गया था कि कोई बाहर का आदमी जा ही नहीं सकता था। मुझे याद है जिस दिन 10 जून 1984 में मैं मेरी टीम के साथ जब अंदर गया, मेरे साथ एसपी अमृतसर भी थे और उन्होंने खुद मुझे कहा कि आज सालों बाद मैं स्वर्ण मंदिर के नजदीक आ चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू यू गवर्नमेंट को आज के टाइम में कितना अवेयर रहना चाहिए कि जब कोई ऐसे लीडर अपनी बात रखते हैं स्पीचेस में, जैसे हमने इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार में देखा, भिंदरवाल थे, उन्होंने 75 से ही एक ग्रुप को लेके आगे आ रहे थे, अपनी स्पीचेस के थ्रू एक बात रख रहे थे एंड आगे जाके उन्होंने इतने बड़े इवेंट को अंजाम दिया। तो आज भी हम देखते हैं कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रिलीजन, हर रिलीजन में लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं एंड जैसे सोशल मीडिया आजकल सबके पास है, उसकी लोग हेल्प लेते हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज में कितना अवेयर रहना चाहिए, आपका उस बारे में क्या टेक है? हिस्ट्री दिखाती है ये ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, लोग सीखते नहीं। कोई अपने आप को गुरु बनाता है, गुरु बनाने के बाद धीरे धीरे वो उसका
एहसान लोगों पर हो जाता है, फिर वो गलत डिमांड्स करने लग जाता है और उसकी डिमांड्स मीट होती रहती है, अल्टीमेटली वो बहुत पावरफुल बन जाता है। और जब तक वो सीरियस क्राइम ना करे उसके तरफ कोई नजर ही नहीं होता है, और जब तक नजर होता है तब तक बहुत से क्राइम उसने कर लिए, बहुत इन्फ्लुएंस उसका बढ़ जाता है और वो बढ़ता ही रहता है। ये जो प्रॉब्लम आपने रेज किया है ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, पर सरकार कहाँ तक प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी कर सकती। किसी का कोई गुरु हो और गुरु बन के उसका वो फायदा ले, पहले 1 से ले, फिर 2 से ले, फिर 3 से ले, फिर ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो सरकार को जब तक उस तरफ नजर दे दी तब तक बहुत लेट हो जाता है, वो पावरफुल भी बन जाता है। और आजकल भी देख रहे हैं हम लोग, ऐसे गुरु बन जाते हैं फिर मिसयूज करते हैं, कहीं भीड़ जमा देते हैं, वहां लोग मर जाते हैं, कहीं पैसा गलत तरह से इकट्ठा करते हैं। सरकार अवेयर होते हुए भी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी है, प्राइवेट लाइफ है लोगों का, उसमें दखलंदाजी कैसे करें। तो प्रॉब्लम तो आज से नहीं, बहुत शुरू से ऐसी प्रॉब्लम है। रशिया में रास्पुटिन के बारे में कहा जाता है, इंडिया में आनंद मार्गियों के बारे में कहा जाता है, गुरु बनने के बाद मिसयूज ऑफ पावर और अथॉरिटी करते थे। तो ये आदमी के नेचर में है, अगर उसके पास पावर है तो उसे मिसयूज करेगा। थैंक यू सो मच सर। आज के इस एपिसोड में आपने एक इतने इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हमें बताया। हमने जाना कि सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट इस ऑपरेशन में कैसे रहा। आपकी सूझबूझ से 1500 लोग आर्मी ने कन्विक्ट करे थे। आपने ना खाली 1500 लोगों की लाइफ डिस्टर्ब होने से बचाई, हमने इसमें जाना कि भिंदरवाल की या फिर काफ़ी ऐसे लोगों की क्या भूमिका रही, कितना मास डिस्ट्रक्शन रहा, गवर्नमेंट का कितने रिसोर्सेज लगे, ये 5 दिन का लॉन्ग ऑपरेशन किस तरीके से चला। तो थैंक यू सो मच आपकी इस एपिसोड के लिए, एंड आगे हम बहुत से इस रिलेटेड केस के बारे में आपसे जानें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।